साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एच रोशन नवजीवन कैंपस की तरफ से जनरल स्टडीज विद नवजीवन कैंपस के YouTube चैनल पर आप लोग को पता होगा कि एक सीरीज शुरू किया गया है जिसमें बीपीएससी या आने वाले बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, इन सब में जो भी क्लासेज जरूरी है एग्जाम के लिए वो दिया जा रहा है। और उसी के कड़ी के तौर पर ये बायो का क्लास है और बायो का ये दूसरा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर बायोलॉजी का डेवलपमेंट देखा, उसका विकास, उसमें ब्रांचेज की बात किया और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जाना कि किस वैज्ञानिकों ने किस रूप में काम किया। और गुप्ता सर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके क्लास आपको दिया जा रहा है और ये हम लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, इसको और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लासेज यहाँ जो चल रहा है वो रिवीजन के तौर पर चल रहा है, जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलता है, और उसी को हम लोग आपको 2 क्लास के रूप में बांट करके आपको दे रहे हैं, जिसके कारण क्लास बीच में ही अचानक से समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप अगले दिन देखेंगे तो वो क्लास वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से क्लास समाप्त होता है। तो इस रूप में आप क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो यहां पर लिखा हुआ है इवोल्यूशन के तौर पर, तो ध्यान देना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो उसी को हम लोग देखेंगे। यहां पर विषय के बारे में लिखा गया है नाम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके तौर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा हिंदी में उद्विकास। तो उद्विकास के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे बेसिक तौर पर कि क्या है और किस रूप में इसको पढ़ना होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहां लिखा गया है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये ध्यान रखना है, जीवन की उत्पत्ति तथा जीवन के रूपांतरण का अध्ययन होता है। तो बिल्कुल ध्यान देना है, कभी पूछ दे कि एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन में क्या स्टडी करते हैं, तो आप यही कहेंगे कि एवोल्यूशन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ वो और इसका रूपांतरण कैसे होता है, एक जीव अपना स्वरूप कैसे बदल लेता है, इसी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये ध्यान देना है। इसलिए हमने यहां पर लिखा है अपने पुस्तक में कि इसको हम 2 भाग में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। पहला ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जहां ध्यान रखना कि सिर्फ पृथ्वी पर जीवन के अध्ययन को समझना है, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल और टू कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जटिल जीव सरल जीव से कैसे कन्वर्ट होता है, सरल से जटिल में कन्वर्सन कैसे होता है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना है। और इसी के तौर पर ये पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थात पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी को समझेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना है कि जब हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने का काम करते हैं, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में जो काम किया तो पाया कि बहुत सारे अलग अलग मत हैं, सिद्धांत हैं, जिसके द्वारा इसको समझने का प्रयास किया जाता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 5 सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे, इसी को हमने लिखा है कि सिद्धांत निम्नलिखित हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए। और उसी में पहला थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशेष सृजन का सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो ध्यान देना है कि विशेष सृजन का सिद्धांत एक पहला सिद्धांत है जिसके द्वारा यह समझने का प्रयास किया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। और इसमें कुछ है नहीं, यहां लिखा गया है कि पृथ्वी पर जीवन जो बना वह जीवन ईश्वरीय शक्ति द्वारा हुआ है। मतलब पृथ्वी पर जो जीवन बना है वो गॉड या ईश्वर के द्वारा कुछ विशेष ताकत से बनाया गया है। मतलब यहां पर कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी हम जिस रूप में जिसको मानते हैं उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन बना दिया। मतलब क्या कि एक ऐसी शक्ति जो सबसे सर्वशक्तिमान है, जिसके इशारे पर पूरी दुनिया चलती है, पूरा यूनिवर्स चलता है, उन्होंने ही जीवन बनाया और पृथ्वी पर भेज दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान सिर्फ कपोल कल्पनाओं पर, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। विज्ञान को साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए। बिना एविडेंस के कभी भी सिद्धांत को प्रतिपादन नहीं किया जाता है।
और इसीलिए चूंकि ईश्वर को प्रमाणित अभी तक साइंस नहीं कर पाया, या साइंस में किसी तरह का प्रमाण नहीं है कि कोई गॉड है या ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, कहां है, नहीं है, कैसे काम करते हैं, किसी की कोई जानकारी नहीं। और इसलिए इस सिद्धांत को एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। और तब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक दूसरा सिद्धांत यहां देखने को मिला, और उस सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफ। ये ध्यान देना है, क्या नाम है? कैटास्ट्रोफ। हिंदी में हमने लिखा है आपदीय सिद्धांत। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति प्रलय के बाद होता है। यही मेन थीम है इस सिद्धांत का। मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी पर सभी चीजें चलती रहती है, एक के बाद समय बीतता है, समय बीतता रहता है, और एक ऐसा समय आ जाता है कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा प्रलय होता है। मतलब सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, और पृथ्वी पर जो जीव जंतु जिंदा हैं वो डेथ कर जाते हैं, और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और इसलिए प्रलय से जोड़ करके, आपदा से जोड़ करके इस सिद्धांत को देखा गया, इसलिए इसको कैटास्ट्रोफिक सिद्धांत कहते हैं। ध्यान देना है, कहा जाता है इसमें कि इस सिद्धांत को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर का समर्थन प्राप्त था। तो ये याद रखना, कई बार पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा बीपीएससी जैसे एग्जाम में, कि कैटास्ट्रोफिक थ्योरी को प्रमाणित करने का या एक सपोर्ट करने का, समर्थन करने का काम किसने किया? तो जॉर्ज कुवियर ने किया। तो ध्यान देना है। लेकिन इस सिद्धांत को भी मान्यता नहीं दी गई विज्ञान में, क्योंकि प्रलय के बाद जीवन शुरू होता है। अगर मान भी लिया जाए तो यह पता नहीं चलता है कि प्रलय के बाद जीवन का क्रिएशन कैसे होता है, जीवन क्रिएट कैसे होता है। पहली बात, क्योंकि ये क्रिएशन को समझने का काम है, यहां पर हम जीवन की उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह कह देना सिर्फ कि जीवन शुरू हो जाता है, यह सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को भी मान्यता नहीं दिया जाता है। और तब इसी के साथ तीसरा सिद्धांत आया, कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये वर्ड है कॉस्मोजोइक, जो एक्चुअली आया है एक स्पेशल वर्ड से जिसको कॉस्मोस कहते हैं। और कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स जितने चीजों से बना हुआ उसको कॉस्मिक मैटर कहते हैं, ब्रह्मांडीय पदार्थ। और इसलिए सिद्धांत का नाम ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। और कहा इस सिद्धांत में क्या वैज्ञानिकों ने, कि पृथ्वी पर जीवन पृथ्वी पर क्रिएट नहीं हुआ, पृथ्वी जैसे ब्रह्मांड में जो हजारों करोड़ों लाखों पिंड घूम रहे हैं वहां पर जीवन बना, और वहां से जीवन पृथ्वी पर आ गया। और इसलिए कॉस्मोस से या कॉस्मिक मैटर से, ब्रह्मांडीय पदार्थ से बाहर से पृथ्वी पर जीवन आ गया, इसलिए इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी माना गया। ऐसे भी हम लोग देखते हैं अपने जीवन काल में कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें ऊपर से गिरती रहती है, और जो गिरती है उसी में कहा जाता है कि जीवन था, और वही जीवन एक बीज के रूप में पृथ्वी पर आया और इस जीवन को उत्पन्न कर दिया। कभी कभी देखते होंगे बारिश होती है तो पानी के साथ मछलियां गिरती है। कई बार सुनते होंगे कि उल्का पिंड बाहर से गिरा है, बाहर का एक टुकड़ा चट्टान का गिरा है। तो ऐसी घटनाएं बराबर घटती रहती है, और इसी को आधार मान करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। लेकिन इस सिद्धांत को अगर सही भी मान लिया जाए तो इस सिद्धांत से यह पता नहीं चलता है कि आखिर दूसरे ग्रह से या दूसरे खगोलीय पिंडों से जीवन आया तो उस पिंड पर भी जीवन कैसे बना, इसका रहस्य हमें पता नहीं चल पाता है। और हमने कहा कि इसमें पूरा हम लोग को यही समझना है कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर यहां नहीं तो वहां हुई, दूसरे ग्रहों पर हुई, दूसरे खगोलीय पिंडों पर, तो वहां पर कैसे हुआ, ये समझाने में यह सिद्धांत कारगर नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। और तब इसके बाद एक चौथा सिद्धांत आया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ध्यान रखना है, एबायोजेनेसिस। बायो का मतलब आप जानते हैं, बायो मतलब जीवन होता है, और जब बायो के साथ ए लग जाए, ए बायो, तो ए बायो का मतलब होता है जहां जीवन नहीं है, मतलब निर्जीव है। तो ये ध्यान देना है। और इस सिद्धांत का यही थीम है कि इस सिद्धांत के द्वारा यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन निर्जीव वस्तुओं से शुरू हुआ, मतलब निर्जीव जो थे पृथ्वी पर, उसी में जीवन अचानक से क्रिएट हो गया, और वही जीव धीरे धीरे पृथ्वी पर अपनी संख्या को बढ़ा लिया। तो ये निर्जीव से सजीव होने का सिद्धांत एबायोजेनेसिस के रूप में जाना गया। और इसके तौर पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे यहां लिखा हुआ है, कीचड़ से मछली आ गए, सड़े हुए मांस से कीट आ गए,
मक्खी आ गए और पसीना जो चलता है एक शरीर से, उस पसीने से लाउज, चीलर जैसे, जुए जैसे बाल में जो ढील होता है वो डेवलप हो जाते हैं। ये सिद्धांत में प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया गया। तो कीचड़ से मेढक आ जाना एक कॉमन प्रक्रिया है। नॉर्मल दिनों में तालाब में मेढक नहीं होता, लेकिन बारिश गिरती है और अचानक तालाब में पानी आता है और पानी के साथ ही मेढक भी टर्राने लगता है। तो यही कुछ प्रमाण को आधार मान करके थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दिया। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि इस सिद्धांत को दुनिया के दो सबसे बड़े विद्वान ने सपोर्ट किया। एक का नाम प्लूटो और दूसरे का नाम अरस्तु। तो प्लूटो और अरस्तु ने इस सिद्धांत को समर्थन किया। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी है। तो ध्यान रखना है, हमने यहां लिखा है कि इस सिद्धांत को प्लूटो और अरस्तु का समर्थन प्राप्त था। तो ध्यान रखना है, यहां दिया गया है कि इस सिद्धांत को अरस्तु और प्लूटो ने समर्थन दिया। तो ये दो व्यक्ति जब समर्थन दे दिए तो दुनिया को लगने लगा कि यही सिद्धांत सबसे सटीक है, इसी के तौर पर जीवन पृथ्वी पर क्रिएट हो गया। लेकिन इस सिद्धांत को एक व्यक्ति जो आगे चल करके गलत साबित किया, उनका नाम बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है और उनका नाम है लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर के बारे में आप जानते होंगे, रेबीज का टीका बनाया इन्होंने। आज जो डेयरी फार्म चलता है, जितने भी पास्चराइज्ड मिल्क हैं, वो सब दूध इन्हीं के तकनीक से, पास्चराइजेशन तकनीक जो आप जानते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो यही व्यक्ति आते हैं और इन्होंने प्लूटो और अरस्तु के सिद्धांत को गलत साबित करने का प्रयास किया और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ऐसा फ्लास्क जो स्वान के गर्दन के जैसा, स्वान मतलब हंस होता है और हंस का गर्दन ऐसा होता है, और ऐसा एक फ्लास्क बनाया और इसमें मांस का टुकड़ा रख दिया। मांस के टुकड़े से देखना चाहता था कि इसमें कहा गया कि मांस से कीड़े डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने दो फ्लास्क बनाया। एक फ्लास्क में मांस रखा और उस फ्लास्क का मुंह को बंद कर दिया, और एक ऐसा फ्लास्क बनाया जिसके मुंह को खुला रखा और दोनों में मांस को सड़ने के लिए छोड़ दिया। 10 दिन 20 दिन बाद जब मांस को लगा कि अब सड़ गया होगा, तो खोल कर देखा दोनों में और पाया कि जिसका माउथ ओपन था, मतलब जिसका मुंह खुला हुआ था, उसमें कीड़े थे और जिसका मुंह बंद था उसमें कीड़े नहीं थे। और इसी के साथ लुईस पास्चर ने कहा कि प्लूटो और अरस्तु जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सजीव दूसरे सजीव को जन्म दे सकता है। निर्जीव में जीवन को पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, और इसलिए सजीव से सजीव जन्म होता है। इसको एक सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत किया और नाम रखा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। याद रखना इसको दोस्तों कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया किसने? तो लुईस पास्चर ने। और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस से संबंधित व्यक्ति तो प्लूटो और अरस्तु। एक दूसरे का उल्टा है, एक कहते हैं निर्जीव से जन्म लेता है और एक कहते हैं सजीव से जन्म लेता है। लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंट कर चुके थे लुईस पास्चर, इसलिए इसको झुठलाना किसी भी रूप में साबित काफी नहीं था। हर हाल में लुईस पास्चर के बातों को मानना सबको जरूरी था, इसलिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पे गलत हो गया। लेकिन बायोजेनेसिस से भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर सजीव से जीवन बनता है तो वो जीवन बनता कैसे। और तब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत आया, फिजिको केमिकल थ्योरी, 5वां सिद्धांत, सबसे सटीक, सबसे प्रमाणिक, काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार सवाल यहां से पूछा जाता है साथियों, इसको ध्यान देंगे। तो ध्यान रखना है कि हमने अभी बताया था कि लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन तकनीक निकाला जिससे दूध को आज हम डेयरी फार्म में काम करते हैं। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया। रेबीज एक बीमारी है जो कुत्ता को काटने से वायरल डिजीज लोगों को हो जाता है। रेबीज होने के बाद लोग कभी बचते नहीं है, लेकिन अगर टीका लगा लिया जाए तो कुत्ते काटने के बाद भी वो वायरल डिजीज ठीक हो जाता है या उस वायरल डिजीज से प्रभाव नहीं पड़ता। तो लुईस पास्चर का काफी योगदान है हमारे जीवन में। और यहां पर एक सिद्धांत 5वां, फिजिको केमिकल थ्योरी। फिजिको वर्ड आया है फिजिकल से और केमिको वर्ड आया है केमिकल से, भौतिक रासायनिक थ्योरी, इसलिए भौतिक रासायनिक सिद्धांत कहते हैं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक का नाम जुड़ता है, इसको हमेशा याद रखें। AIOPRIN जो रसिया के रहने वाले और एक JBS एल्डेन जो ब्रिटेन के रहने वाले। एक 1925 में और दूसरा 1929 में।
बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत के बारे में सब कुछ जानना है और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब आगे चलते हैं, नजर टिकाए रखिए, थोड़ा भी आप छोड़िए नहीं, कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए और अपने अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। इस नवजीवन टीम को बड़ा करने का आप पर एक जिम्मेवारी है, क्योंकि आप बड़ा करेंगे जितना टीम, उतना ही आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके साथ ही आप अपने पढ़ाई को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर असेसमेंट कर पाएंगे। यहाँ के पढ़ाई के क्वालिटी में, गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। यहाँ फालतू का इंटरटेनमेंट का कोई काम नहीं है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य किया जाता है, जिसमें आगे बहुत सारी कड़ियां जुड़ने वाली है। हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले अगले वीक से, जो आपको जाएगा यूट्यूब के चैनल पर। इसके अलावा करंट अफेयर का क्लास भी होने वाला है जो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक हम शुरू करने जा रहे हैं अराउंड द जीएस, 10 सेट में पूरे जीएस का हम रिवीजन करवाएंगे आपके द्वारा होमवर्क सीरीज के तौर पर, जिसमें क्वेश्चंस को 10 टेस्ट में बांट करके आपसे टेस्ट लिया जाएगा। सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा चैनल पर, टेलीग्राम पर, और उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे और उसका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं और इसी के तौर पर आपको वो हर कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम को रिजल्ट में परिवर्तित कर सके। सिर्फ पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा कि यह सिद्धांत सबसे प्रामाणिक सिद्धांत, और प्रामाणिक सिद्धांत के तौर पर ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत पर कहा जाता है कि जीवन जो बना भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह सिद्धांत अभी तक के दिए गए सिद्धांत में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। मतलब इसी के आधार माना जाता है कि एक्चुअली जीवन बना पृथ्वी पर, इसलिए सबसे सटीक सिद्धांत है। तो आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा प्रमाणित और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सिद्धांत कौन है, तो कहेंगे फिजिको-केमिकल थ्योरी। दिया किसने दोस्तों? सबको याद होगा, ए.आई. ओपरिन और जे.बी.एस. हेल्डेन, एक ब्रिटेन के रहने वाले, एक रसिया के रहने वाले। और इन्होंने कहा क्या, इसको समझना, कहा इस सिद्धांत में कि एक्चुअली जीवन जो पृथ्वी पर हम जानना चाहते हैं कि कैसे बना, उसके पीछे पृथ्वी पर होने वाले भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को एक इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। मतलब पृथ्वी जो बन रही थी तो उस दौरान पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे भौतिक क्रिया हुई, वैसे बहुत सारे रासायनिक क्रिया हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन क्रिएट हो गया। और इसलिए इसका सिद्धांत का नाम रखा गया फिजिको-केमिकल थ्योरी। और कहा दोनों ने मिलकर के कि अगर जीवन के सिद्धांत को, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझना है तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी का डेवलपमेंट या क्रिएशन कैसे हुआ। और इसी के तौर पर हमने यहां पर कुछ एक रेखा चित्र के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया। तो कहा जाता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, कि पृथ्वी या पूरा यूनिवर्स जो आज दिखता है, जो है आज जो वर्तमान है, जिसके बारे में स्टडी हो रहा है, वो आज से 20,000 मिलियन वर्ष पहले, इसको आप 20 अरब भी लिख सकते हैं, 20 अरब वर्ष पहले गैस का गोला था, कॉस्मिक मैटर कुछ नहीं था यहां पर, सिर्फ एक गैस का ठंडा गोला था, बादल था। और उसी गैस के गोले में आज से 10 से 20,000 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 10 से 20 अरब वर्ष पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट, और उस विस्फोट का नाम दिया गया बिग बैंग। आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, उसी के द्वारा यह पता चलता है कि यूनिवर्स बना कैसे। तो वही विस्फोट के बारे में यहाँ चर्चा है। और कहा गया कि जो कॉस्मिक मैटर एक गोले में था, इस बिग बैंग से कई गोले में कन्वर्ट हो गया, और जो गोला बना, ये एक गोला का नाम पड़ा गैलेक्सी। गैलेक्सी जिसको ज्योग्राफी में मंदाकिनी कहते हैं, यहां लिखा है हमने। और ऐसा ही हमारा मंदाकिनी है आकाशगंगा। मतलब इसी विस्फोट से सोलर मंडल या सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल, जिसमें आकाशगंगा मेन सेंटर है, कहते हैं सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ यूनिवर्स में। और उसी के तौर पर आकाशगंगा बना इस विस्फोट के बाद। ऐसे करोड़ों गैलेक्सियां हैं जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं यूनिवर्स में। अब इसी को समझना है। अब इसी आकाशगंगा में जो गैलेक्सी बना, इसको गैलेक्सी को क्या समझना है, तो गैलेक्सी को तारों का समूह समझना है। क्या समझना है? तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी या मंदाकिनी। और उसमें एक तारा
ये जो आज सोलर सिस्टम का मुखिया है जिसको सूर्य कहते हैं, और सूर्य जो बना पहली बार वो एक्चुअली ठंडा गैस का गोला था जिसको नेबुला कहते थे। धीरे धीरे नेबुला में फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होने लगा, थोड़ा गर्म हो गया, तो हल्का जब गर्म हुआ तो इसको प्राचीन सूर्य माना गया। और जब पूरा गर्म हो गया एक क्रिया से, और वो क्रिया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जुड़ना और हीलियम गैस का निर्माण होना, और साथ में बहुत सारे एनर्जी को रिलीज करना। और इसी के साथ सूर्य ठंडे गोले में था, एक गर्म तप्त गोले में चमकीले तारे में परिवर्तित हो गया, और तब इसे आधुनिक सूर्य या मॉडर्न सन कहा गया। अब जब एनर्जी मिला तो यह सूर्य अपने एक्सिस पर घूमना शुरू किया, जैसे पृथ्वी घूम रही है। तो हर पिंड अपने एक्सिस पर भी घूमता है और अपने सेंटर के पार्ट में जो मुखिया बैठा हुआ उसका भी चक्कर लगाता है। और इसी तौर पर सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमना शुरू किया, और घूमने के कारण सूर्य के जो बाहरी भाग थे उससे कुछ चीजें जो कमजोर थी टूट करके छिटकने लगे, और छिटक करके इसके टुकड़े ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया, और इसी से प्लेनेट का निर्माण हुआ, ग्रहों का। और जब ग्रह बना तो इसी ग्रह में हमारा ग्रह भी शामिल था, पृथ्वी। और यह घटना पृथ्वी तो अलग हुआ, इसका एक कालक्रम निर्धारित किया गया है 4000 से 5000 मिलियन वर्ष पहले, या इसको कहता है 4 से 5 अरब वर्ष पहले। तो ये ध्यान देना है, पूछा है कई बार, बीपीएससी में पूछा है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, तो कहेंगे आज से 4 से 5 अरब वर्ष के बीच। कभी कभी 4.5 अरब भी देता है, और हजार में देगा तो 4000 से 5000 मिलियन वर्ष। मिलियन मतलब 10 का पावर 6, 10 लाख। तो इस रूप में ध्यान देना है। और हमने कहा ये टूटा ये सूर्य के बाहरी भाग से, और सूर्य का बाहरी भाग यहां लिखा हुआ है कोरोना कहलाता है। सब लोग जानते हैं, जानना चाहिए, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो कोरोना को टूटने से पृथ्वी बना, और यह भी पता होना चाहिए कि कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य के बाहरी भाग का। और ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से टुकड़ा अगर टूटेगा तो उस टुकड़े का भी टेम्परेचर कितना होगा, 6000 होगा। और इसलिए ध्यान देना है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस रूप में ध्यान देना है। अब पृथ्वी बन गई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यह भी ध्यान देना है कि पृथ्वी जो बनी वो पहले सूर्य का हिस्सा था, अब सूर्य से अलग है, और वहां पर यह क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि यह क्रिया के लिए 10 का पावर 6 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर नहीं, यहाँ टेम्परेचर मात्र 6000 है। और इसलिए अब वो उष्मा नहीं थी जो उष्मा सूर्य में मिल रही थी, और इसलिए पृथ्वी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होने के बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और ठंडी होने के साथ ही उसके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का निर्माण होने लगा। कोई भी चीज ठंडा होता है तो जो सबसे भारी होता है वो पहले नीचे जाकर जमता है, उससे हल्का उसके ऊपर, और सबसे हल्का सबसे ऊपर। और इस प्रकार पृथ्वी इस रूप में एक गोले के रूप में तब्दील हो गई, सबसे भारी बीच में, हल्का उसके बाहर, और सबसे हल्का सबसे बाहर। और इस प्रकार पृथ्वी बनकर तैयार हो गई। ऐसे भी आप देखते होंगे कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सब ज्यादा गहराई वाले माइंस में मिलते हैं, और इस प्रकार पृथ्वी का संरचना का निर्माण हो चुका था। अब यहां ध्यान दें तो यहां के बाद वही चीज जो अभी हमने समझाया उसको एक एक करके पॉइंट में लिखा गया, और इसी को आपको ध्यान देना जो आपको एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान देना इसको। अब यहां क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसको हमने लिखा है, ये सब कुछ कि 20,000 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांडीय पदार्थ गैस के गोले के रूप में था, 10 से 20,000 मिलियन वर्ष पहले बड़ा विस्फोट हुआ और गैलेक्सी बन गया। इसमें लिखा हमने कि इसमें आकाश गंगा भी शामिल था। सूर्य शुरुआती दौर में किस रूप में था, नेबुला के रूप में था। नेबुला में भौतिक और रासायनिक क्रिया के कारण उष्मा बना और धीरे धीरे गर्म हो गया और चमकने लगा, तो जो आज सूर्य दिखता है उस सूर्य में बन गया। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, अभी हमने कहा, और इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस प्रकार इसी कोरोना के टूटने से पृथ्वी बनी। तो ये ध्यान देना है। अब आगे चलें तो इसको ध्यान दें कि यहां पर हमने कहा कि 4000 से 5000 मिलियन वर्ष पहले कोरोना के टूटने से पृथ्वी बनी, और कोरोना का टेम्परेचर चूंकि 6000 होता है, इसलिए पृथ्वी के निर्माण के समय भी
टेम्परेचर कितना था 6000 डिग्री। ये ध्यान रखना है। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। तो 4000 से 5000 मिलियन ईयर्स पहले सूर्य के टूटकर पृथ्वी अलग हुआ, जिसका तापमान कितना था 6000। अब यहां ध्यान देना है कि 6000 पृथ्वी का जब टेम्परेचर होगा तो पृथ्वी पर जो भी मटेरियल होगा वो किस रूप में होगा? तो सब लोग बोलिए कि एक्चुअली ये गैस के रूप में होगा। क्योंकि आप पता है कि पृथ्वी पर अगर धातु को देखें जो सॉलिड स्टेट में मिलता है, और धातु का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन को होता है जो 3500 डिग्री है, और जबकि यहाँ 6000 का टेम्परेचर है, तो 6000 टेम्परेचर पर जो भी मिलेगा वो गैस के रूप में मिलेगा। और इसलिए ध्यान रखना है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी तत्व जो थे गैसीय परमाणु के रूप में थे, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था, एटम फॉर्म में था। और आप पढ़ते हैं एटम के बारे में कि एटम वह सूक्ष्म कण है जो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया में भाग लेकर के यौगिक का निर्माण कर देता है। और इस रूप में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट थे वो रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने लगे। और ये ध्यान देना है कि सूर्य का टुकड़ा है पृथ्वी शुरुआती दौर में, तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, तो शुरुआती दौर में पृथ्वी पर भी सबसे ज्यादा मटेरियल के रूप में हाइड्रोजन ही था। और इस रूप में जितना भी हाइड्रोजन था उससे सभी ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाया, और इसलिए जल को पृथ्वी का पहला यौगिक माना जाता है। यह भी ध्यान देना है कि जल का बनना ही जीवन की शुरुआत का एक संदेश है। आज आपको पता होगा नासा, इसरो, यूरोपियन एजेंसियां, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी, सब ये ब्रह्मांड के बहुत सारे खगोलीय पिंडों पर स्टडी करके जानना चाह रहे हैं कि कहां पर पानी मिलेगा। अगर पानी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा और हम वहां जीवन क्रिएट कर पाएंगे। और यहां पानी बना पृथ्वी पर सबसे पहले, और ये पानी का होना ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी गई। पानी के बन जाने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाया। तो पहला जल और दूसरा अमोनिया इंपॉर्टेंट कंपाउंड के तौर पर आपको याद रखना है। कभी पूछ दे कि पृथ्वी पर बनने वाला पहला यौगिक कौन, तो जल और अमोनिया को याद रखेंगे। आगे चलें तो यहां पर साथियों ध्यान देना है, कहता कि इस प्रकार पहला यौगिक जल और अमोनिया था। यह ध्यान देना है। कहता है कि डेंसिटी घनत्व के आधार पर संरचना का पृथ्वी की संरचना के नाम भारी तत्व केंद्र में, हल्के तत्व मेंटल तथा सबसे हल्के तत्व वातावरण का निर्माण कर दिया। हमने कहा कि डेंसिटी के आधार पर जमे, सबसे हल्के सबसे बाहर चले गए, उससे भारी था वो बीच में, और सबसे भारी सबसे नीचे चले गए, और इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद पृथ्वी पर चूंकि उष्मा ज्यादा था, विस्फोट की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती थी, ज्वालामुखी विस्फोट होता था, आज भी होता है। प्रशांत महासागर की पेटी में बहुत सारे ज्वालामुखी के केंद्र हैं, और ये तो आज पृथ्वी इतनी पुरानी हो चुकी, जब विस्फोट हो रहा है, तो जब नहीं होगी तो और ज्यादा विस्फोट होता होगा। यह कॉमन स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ऊर्जा को बंद करके नहीं रख सकते हैं। और इस रूप में पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर से चीजें निकल करके बाहर आकर के वायुमंडल के तत्वों से अभिक्रिया करते थे। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम अंदर से आते थे और वायुमंडल में चीजें जो थी उससे रिएक्ट करते थे। और इस प्रकार एक रिएक्शन हुआ कैल्शियम का कार्बन के साथ और एक कार्बाइड, सोडियम का नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्राइड का निर्माण हुआ। तो ये ध्यान देना है, कार्बाइड या नाइट्राइड। पहला आपको हमने बताया जल और अमोनिया, दूसरा कार्बाइड और नाइट्राइड के द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन लगातार हो रहा था। जहां से एटम था, एटम से यौगिक बन रहा है। और इसलिए ध्यान देना है कि ये पूरे प्रक्रिया को केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है, रासायनिक उद्विकास। क्योंकि यहां पर जो विकास हुआ है वो केमिकल में इवोल्यूशन के कारण हुआ। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे यौगिक बन रहे हैं, और जो भी यौगिक बने हैं अभी तक वो सभी के सभी इनऑर्गेनिक यौगिक हैं। और वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग है, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसी को हमने यहां लिखा है, तापमान अधिक होने की वजह से सभी यौगिक गैस अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन तापमान गिरने पर जल वाष्प जल के रूप में गया। चूंकि जो जल बना शुरुआती दौर में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो किस रूप में रहेगा? वेपर के रूप में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कमा, और टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ गया, तो जल वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट किया और जल का निर्माण कर दिया। और इस रूप में पृथ्वी पर जल वाष्प जल के रूप में गिरने लगा, और पृथ्वी पर बारिश शुरू हुई। और यह पृथ्वी की पहली बारिश थी जिसको टोरेंशियल रेन या महाबारिश कहते हैं।
पहली बार इतनी बड़ा भयंकर बारिश हुआ, और इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी समुद्र के जल में डूब गई। पहले समुद्र था नहीं, जल था नहीं, अब जल भी आ गया। और जब जल बना तो जो भी पृथ्वी पर यौगिक बन रहे थे वो सभी यौगिक जल में घुलनशील होकर के डिजोल्व हो गए और तरह तरह के कंपाउंड का निर्माण किया। यहां पर लिखा हमने, जल के कारण अभिक्रिया के द्वारा मीथेन, इथेन, एसिटिलीन जैसे यौगिक बने। ये सभी यौगिक जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों शामिल, पहले कार्बन के यौगिक नहीं थे, इनऑर्गेनिक थे, बाद में कार्बन के यौगिक भी आ गए। तो ये याद रखना है, पहले बिना कार्बन वाले, बाद में कार्बन वाले, और दोनों ने मिलकर के जब आपस में अभिक्रिया किया तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, डीएनए जैसे यौगिकों को निर्माण कर दिया। और इन यौगिकों का बनना ही पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत माना जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितना भी जीव है वो इसलिए जिंदा है कि उसके शरीर में डीएनए, और डीएनए बना समुद्र के जल में। और इस प्रकार पृथ्वी पर केमिकल एवोल्यूशन अब अंतिम दौर में था। अब यहां के बाद जीवन बनने वाला था, डीएनए बन चुका था। डीएनए जब शामिल हो जाएगा तो एक जीवन क्रिएट हो जाएगा और जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन चलेगा। तो यहां पर हमने लिखा है, जो चीज आपको समझाया जा रहा है उसी को हमने लिखने का प्रयास किया है। तो ध्यान देना है, कह रहा तापमान कम होने पर समुद्र के सतह पर आवरण बन गया, क्योंकि गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो जो फैट बना, वसा बना, वो एक लेयर का निर्माण किया समुद्र तल पर, और उस लेयर में विभिन्न प्रकार के यौगिक जो हो गए वो बंद हो गए। मान लिया कि ऐसे एक यौगिक बना हुआ है समुद्र में और बाहर से एक लेयर बन गया, और इस प्रकार से गोल गोल संरचना बनने लगा। अंदर में कुछ कंपाउंड है और बाहर से एक आवरण है। कहा जाता है कि इसी आवरण में एक आवरण को कॉजरवेट्स कहा गया। तो ध्यान रखना है कि कॉजरवेट्स का निर्माण हुआ जब कंपाउंड आवरण में बंद हो गया, यह ध्यान रखना है। लेकिन जब कॉजरवेट्स में डीएनए बंद हो गए, ये ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंटली, कि जब डीएनए बंद हुआ तो एक नया संरचना बना जिसको इम्बायोन्ट्स कहते हैं। बायो मतलब लाइफ होता है, इम्बायोन्ट्स मतलब वह संरचना जिससे अब जीवन बनने वाला है। अब जीवन पृथ्वी पर एक बीज के रूप में अंकुर फूटने वाला है जीवन का, और यही जीवन का अंकुर फूटा इम्बायोन्ट्स के रूप में। और कहा जाता है कि इम्बायोन्ट्स में विभाजन का गुण था जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत माना जाता है। आर्कियोबैक्टीरिया, इसको याद रखना कि पृथ्वी पर एक बैक्टीरिया मिला खुदाई के दौरान जिसका नाम क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया, जिसका संरचना इम्बायोन्ट से मिलता है, इसलिए इसको पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला जीव माना जाता है। तो ध्यान रखना है, पहला का पृथ्वी का पहला ऑर्गेनिज्म के तौर पर आर्कियोबैक्टीरिया को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आर्कियोबैक्टीरिया जल में विकसित होने वाला जीव है जो केमिकल्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था, और इसलिए इसे कीमोट्रॉफ्स कहते हैं। तो याद रखना कि पृथ्वी पर जो जीव बना पहली बार वो कीमोट्रॉफ्स था। कीमोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स। यहां पर हमने लिखा है कि इस जीव में जब क्लोरोफिल बना तो प्रकाश संश्लेषण होने लगा, और इस क्रिया के द्वारा कीमोट्रॉफ्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स में परिवर्तित हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, और ये ऑक्सीजन मुक्त होना ही पृथ्वी पर एक नया क्रांतिकारी बदलाव हुआ, और जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग बन गया, और यहीं से पृथ्वी पर उद्विकास का काम अब बंद हो गया। मतलब जीवन अब दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता था। तो ये ध्यान रखना है, जीवन एक बार बना आर्कियोबैक्टीरिया के रूप में, जो कीमोट्रॉफ्स था, उसमें क्लोरोफिल बना, ऑटोट्रॉफ्स बन गया, और बाद में फिर जानवर आ गए तो हेटेरोट्रॉफ्स बन गया। और इस प्रकार पृथ्वी पर बनने वाला पहला यौगिक यहां लिखा गया है, वो ध्यान देना है। यहां कह रहा है कि पहला यौगिक कौन है, अकार्बनिक है, तथा हाइड्रोजन गैस के कारण वातावरण अवकारक था, रिड्यूसिंग था। तो ये ध्यान रखना है। बाद में फोटोसिंथेसिस हुआ, वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया, जिससे वातावरण रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो ये ध्यान रखना, अब नया जीवन पृथ्वी पर क्रिएट नहीं हो सकता था, और इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन एक ही बार बना, दोबारा फिर नहीं बना। और इसलिए आर्कियोबैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्म होकर के एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। और इसलिए हम चाहते हैं, आप लोग पता होगा कि सबको पता है कि कहते हैं कि मानव बंदर से विकसित हुआ है, पहले बंदर था, बाद में मानव बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि उपयुक्त सिद्धांत को 1953 में
स्टैनली मिलर और हैरोल्ड ने प्रयोगशाला में प्रमाणित कर दिया। हमने कहा था शुरुआत में कि कुछ सिद्धांतों को मान्यता इसलिए नहीं मिली कि उसको लैब में प्रमाणित नहीं किया जा सका। यहां लैब में प्रमाणित जब हो गया, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड दोनों का नाम याद रखना है, तो इसको माना गया कि सबसे प्रमाणित है। और यहीं पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत कंप्लीट होता है, और इसको आपको ध्यान रखना है, जो इवोल्यूशन का पहला पार्ट है। तो आज यहीं तक, कल हम लोग फिर इसको आगे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने परेशानियों को भी लिखें, और जो चीजें आप चाहते हैं वो जरूर लिखें। अच्छा लगता है हमको शिकायत सुनना, क्योंकि आप ध्यान रखना है, प्रशंसा दूसरे से करें, शिकायत हमसे करें। शिकायत दूसरे से करें कोई फायदा नहीं है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक रिजल्ट के लिए जरूरी है, मनोरंजन के लिए जरूरी नहीं है। मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे टिकटॉक्स वीडियो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं कॉमेडी सेक्शन में, तो उस पर ध्यान ना दें। अगर रिजल्ट लेना है तो एक क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो बोलिए एक बार सब मिलकर, जय हो मैया की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू।